नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं दीपक डोभाल। आरएस-टीवी विशेष में आज हम बात करेंगे स्वच्छता अभियान की। बताएंगे कि क्या है स्वच्छता के लिए गाइडलाइंस, क्या है सरकार और नागरिकों की भी जिम्मेदारियां, और आखिर क्यों पड़ी स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत। तो शुरू करते हैं आरएस-टीवी विशेष स्वच्छ भारत अभियान। तो देश में सफाई को लेकर हाल ही में कुछ अहम कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो पहले से मौजूद सरकारी दिशा निर्देश हैं, उस पर कितना काम हो पाया, वो बड़ा गंभीर सवाल है। और ये तमाम जो पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन चले आ रहे थे, वो जमीन पर कितने लागू हो पाया, इन्हें जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जबलपुर हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम से पूछा कि सफाई को लेकर वो कितना सक्रिय है। ये सिर्फ एक शहर या फिर प्रदेश की कहानी नहीं है। नगर निगम की भूमिका पर समय समय पर हर प्रदेश में सवाल उठते रहे हैं। इस वक्त देश के 53% लोगों के पास शौचालय नहीं है और कूड़ा निपटाने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। देश में शहर और देहात दोनों के लिए स्वच्छता को लेकर योजनाएं बनी हुई हैं, जिम्मेदार इकाई भी चिन्हित हैं, लेकिन इस मोर्चे पर जितनी सफलता मिली है, उससे ज्यादा चुनौतियां सामने दिखाई दे रही हैं। पूर्ण स्वच्छता अभियान में ये लक्ष्य बनाया गया था कि 2012 तक देहात के हर घर में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस लक्ष्य को अब स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ाकर 2019 कर दिया गया है। 50,000 लड़कों को एज ए मोटिवेटर, चेंज मेकर उसको ट्रेंड कर दिया और 2 लाख मिस्त्री जो उसके साथ काम करेगा, उसको पहले फेज में ट्रेन करना होगा। उसके बाद वो घर घर जाएंगे, मोटिवेट करेंगे, एजुकेट करेंगे और उनके शौचालय का निर्माण करा देंगे। अब भी देश के शहरी इलाकों में लगभग 18% घरों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और लगभग 40% घर खुले नालों के किनारे हैं। सरकारी दिशा निर्देश के मुताबिक नगर पालिका की ये जिम्मेदारी है कि शहरी इलाकों में खुले नालों की वो देखभाल करे और जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे ढका जाए। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की मदद से इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। अनाधिकृत बसावट में सफाई पर ज्यादा जोर दिया जाए। इसके लिए सरकार ने अलग अलग विभाग भी बना रखे हैं। नगर निगम के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई संस्थाएं हैं जो गंदगी और प्रदूषण पर काम करती हैं। गंदगी फैलाने पर दंड के प्रावधान भी हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना नदी में पूजा सामग्री के अवशेष फेंकने पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। तो वहीं घर का मलबा या फिर फैक्ट्रियों का कचरा फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। ऐसे कड़े नियमों के बावजूद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कूड़े कचरे पर लगाम नहीं लग पाई है। कई शहरों में केंद्रीकृत गंदे नाले का पानी नदियों में गिराया जाता है। जानकारों का मानना है कि जल शोधन प्लांट को अगर केंद्रीकृत किया जाए तो शहरों के भीतर जल प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। फिलहाल स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता का लक्ष्य बनाया गया है, जिसे 2019 तक पूरा करना है। लेकिन ये योजना पिछली योजनाओं की तरह ढीली साबित होगी या फिर स्वच्छता के मानदंड पर भारत बेहतर प्रदर्शन करेगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। और देश से गंदगी दूर करने और सफाई के मोर्चे पर बेहतरी लाने के लिए मौजूदा सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर इसकी औपचारिक शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश को साफ सुथरा बनाने की बात कही गई है। आइए देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान दरअसल है क्या और इसकी तमाम बारीकियां क्या हैं।
अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ सुथरे देश की कल्पना करते हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने साफ सुथरे देश का सपना देखा था, लिहाजा देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें योगदान दे। उन्होंने कहा कि अगर देश की जनता ये संकल्प ले तो साफ और स्वच्छ भारत हकीकत बनकर उभरेगा। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं है, ये काम सिर्फ मंत्रियों का नहीं है, ये काम सिर्फ सामाजिक संगठन समर्पित समाज सेवकों का नहीं है, ये जन सामान्य का काम है। और जितना ज्यादा हम जन सामान्य को जोड़ेंगे, लाभ होगा। हालांकि 2 अक्टूबर 2014 को इसकी औपचारिक शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री ने इस तरफ इशारा किया था। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण के दौरान कहा था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश को गंदगी मुक्त बनाना उनका सपना है। स्वच्छ भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत एक शपथ पत्र के साथ हुई, जिसमें लोगों ने सफाई की शपथ ली। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। बाद में इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को भी जोड़ा गया। अभियान के दिन ही नरेंद्र मोदी ने 9 लोगों को इसके लिए नामांकित किया। इसके बाद 2 बार और उन्होंने कुछ चर्चित लोगों को भी नामांकित किया। लक्ष्य ये है कि जिन लोगों को उन्होंने सफाई के लिए नामांकित किया, वे आगे इस कड़ी को और विस्तार देंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो लक्ष्य रखे गए हैं, उनमें 2019 तक सफाई और 100% शौचालय की व्यवस्था होनी है। पंचायती राज व्यवस्था को इस अभियान के बारे में उत्साहित करना, ताकि जमीनी स्तर तक अभियान पहुंच सके। तकनीक का इस्तेमाल और ठोस कचरा के निपटारे की सही व्यवस्था करना भी अहम है। इसके 5 स्तरों पर सक्रियता का लक्ष्य बनाया गया है। यूपीए सरकार की पूर्ववर्ती योजना निर्मल भारत अभियान में 4 निकायों को शामिल किया गया था, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान में एक निकाय और जोड़ा गया है। इनमें केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत में अलग अलग स्तरों पर अभियान की सफलता के लिए कोशिश की जाएगी। हर स्तर पर निगरानी की अलग अलग व्यवस्था है, जबकि सालाना निगरानी राष्ट्रीय इकाई या फिर कोई स्वतंत्र एजेंसी की अगुवाई में की जाएगी। केंद्र सरकार कुल खर्च का 75% और राज्य सरकार 25% वहन करेगी। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। तो ये राजनीति, ये स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई है, क्या ये राजनीति से बच पाई योजना? इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। आप देखते रहिए विशेष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष और आज बात हो रही है स्वच्छ भारत अभियान की। तो स्वच्छ भारत अभियान के जरिए सरकार ने 2019 तक देश को साफ सुथरा बनाने की पहल की है, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि भारत के लिए ये राह आसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया वो है कचरा। दरअसल देश में इसके निपटान की सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 60 मिलियन टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है और ये मात्रा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसमें से 10 मिलियन टन कचरा केवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे महानगरों में पैदा होता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रोजाना करीब 6,500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जबकि राजधानी दिल्ली में रोजाना 9,000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। हर साल सबसे ज्यादा कचरा फैलाने वाले टॉप 5 शहरों में सबसे पहला नंबर दिल्ली का है, जहां हर साल 3.3 मिलियन टन कचरा पैदा होता है। दूसरे नंबर पर मुंबई में हर साल 2.7 मिलियन टन, चेन्नई में 1.6 मिलियन टन, हैदराबाद में 1.4 मिलियन टन और कोलकाता में 1.1 मिलियन टन कचरा हर साल पैदा होता है। स्वच्छता का स्थिति भारत में पहले से खराब है, क्यों? तो ये जाति प्रथा से जोड़ते हैं महिला का सारे साफ सफाई का काम है देश में। दिल्ली का अंदर भी अभी कम्युनिटी का टॉयलेट्स होते हैं, कोई टॉयलेट के अंदर आप जाके देखे तो इतने खराब है,
कोई आप अंदर नहीं घुस सकते। कचरे की बढ़ती समस्या देश की सेहत को ही नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रही है। इसकी वजह से भारत को हर साल सकल घरेलू उत्पाद का करीब 6.5% गंवाना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गंदगी और उससे उपजी बीमारियों के कारण एक औसत भारतीय को हर साल 6,500 रुपए का नुकसान होता है। जाहिर है निम्न वर्ग पर यह बोझ बहुत ज्यादा है। इसके अलावा गंदगी के कारण पर्यटन को होने वाला नुकसान अलग है। धन के अलावा जनहानि का एक बड़ा कारण कूड़े का ढेर भी है। आबादी से दूर जिन जगहों पर कचरे को डंप किया जा रहा है उसके आसपास अनगिनत गरीब और मजदूर परिवार बसते हैं। प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक देश में 20% मीथेन गैस का उत्सर्जन कचरे के कारण हो रहा है। इससे होने वाले वायु प्रदूषण से हर दिन 150 लोगों की मौत हो रही है। काफी फैक्ट्रियां हैं ये देश पे, उनका कुछ होगा केमिकल सब, वो सारे नदियां पे वैसा छोड़ते हैं, उनका ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। दूसरा हमारा घर का अंदर भी वो ड्रेन सारे प्रॉपर वो अंडरग्राउंड ड्रेन पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, वो तो कहीं कहीं छोड़ते हैं। ओपन ड्रेन्स भी हैं, इसका हम लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं अभी। भारत में करीब 20 करोड़ कागज के थैले हर रोज यहाँ वहाँ फेंक दिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली, कोलकाता, काहिरा और इस्तांबुल जैसे बड़े महानगरों में जूठन से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। मुद्दे का एक स्याह पहलू ये भी है कि कुपोषण और भूख से जूझ रहे भारत जैसे देश की राजधानी दिल्ली में हर रोज 384 टन खाना कचरे में तब्दील हो जाता है। जाहिर है स्वच्छ भारत मिशन के आगे कम समय में बड़ी चुनौतियां हैं। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। स्वच्छ भारत अभियान में जिस बात पर खास जोर दिया गया है वो है शौचालय। देश में अब भी बड़ी आबादी खुले में शौच करने जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि सदी के दूसरे दशक तक इससे निजात पा ली जाए। आइए देखते हैं कि शौचालय के मामले में सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से इस समस्या का समाधान हो पाएगा। फटने से पहले भारत के हर कोने में ये मंजर आम है। गांव देहात के अलावा शहरों में भी बड़ी आबादी ऐसी है जिनके घर में शौचालय नहीं है। कुछ मोहल्ले में सामुदायिक शौचालय हैं भी तो उसके रखरखाव का स्तर बेहद खराब है। आलम यह है कि देश के कई गांवों में अभी तक शौचालय नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे शौच के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। सुनसान जगह पे जाना पड़ता है क्योंकि आप खुलेआम तो जा नहीं सकते। उसके अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बाथरूम या फिर टॉयलेट की सुविधा नहीं होना तो लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पिछली कई योजनाओं में शौचालय बनाने पर सरकार का जोर रहा, इसके बावजूद देश की बड़ी आबादी इससे महरूम है। जनगणना के मुताबिक 1991 में देहात में 9%, शहरों में 64% और देश में कुल 24% घरों में शौचालय थे। 2001 में इस आंकड़े में बढ़ोतरी हुई। उस वक्त देहात में 22%, शहरों में 74% और कुल 36% घरों तक शौचालय पहुंचा। एक दशक बाद यानी 2011 में ये आंकड़ा देहात में 31%, शहरों में 81% और दोनों मिलाकर 47% हो गया। इतने कार्यक्रमों के बावजूद आधी से ज्यादा आबादी के घरों में शौचालय की सुविधा बहाल नहीं हो पाई है। जाहिर है नई सरकार के लिए भी ये आंकड़े बड़ी चुनौती पेश करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में लक्ष्य रखा गया है कि 2019 तक हर घर में शौचालय की व्यवस्था होगी। यदि ये स्कीम राज्य सरकार को गया यहाँ से ट्रांसफर होके तो मेरे ख्याल से कुछ कठिनाइयाँ होगी, क्योंकि जो मेन बात इसमें है कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि यहाँ से पैसा जाता है वो 15% पहुँचता है, तो कैसी व्यवस्था होगी कि 100 पैसा पहुँचे। वो ये पहुँचे तो ठीक है, अच्छी बात हो सकती है। तो चुनौती इसमें ही है। 2001 से लेकर 2011 तक कई राज्यों में बेहतर काम हुए। हिमाचल प्रदेश में शौचालय वाले घरों की तादाद में 39% की बढ़ोतरी हुई तो पंजाब में 30% की। इसी तरह हरियाणा में 27 और सिक्किम में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन अखिल भारतीय आंकड़ों पर नजर डालें तो महज 9% नए घरों को इसमें जोड़ा जा सका। आपदा के अलावा अलग अलग वजहों से जम्मू कश्मीर में शौचालय वाले घरों की तादाद कम हुई, जबकि असम में कोई बेहतरी नहीं देखी गई। यही हालत कमोबेश झारखंड की भी है।
किताब है देवी पुराण, उसे चर्चा की हुई है। उसमें लिखा है कि घर के आसपास शौच नहीं करना चाहिए। बोला कहाँ करना चाहिए? बोला तीर छोड़िए, उतनी दूर जाइए, मिट्टी खोदिए, घास पात डालिए, शौच करिए, फिर घास पात डाल के मिट्टी ढक दीजिए। 5000 वर्ष से आपने भारतीयों को कहा कि घर के आसपास शौच नहीं करना। सरकार का मानना है कि स्वच्छता का मानदंड तभी पूरा होगा जब हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो। हालांकि कोशिश इसके लिए दशकों से जारी है, लेकिन शौचालय की दिशा में अभी लंबी दूरी तय करना बाकी है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री के इस अभियान को देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मान्यता मिल रही है। लेकिन इसकी कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर विपक्ष ने सवालिया निशान लगाए हैं। आइए बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर विपक्ष को ऐतराज है। 2 अक्टूबर 2014 कई मायनों में यादगार तारीख बन गई। हर बार की तरह न तो सरकारी दफ्तर बंद रहे और न ही सड़कों पर सन्नाटा। नजर आई हाथों में झाड़ू। लोगों ने उस दिन स्वच्छता की शपथ भी ली। इस मुहिम का स्वागत तो हुआ, लेकिन कई ऐतराजों और सवालों के साथ। पहला सवाल कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस के मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम के तहत यूपीए ने ही की और निर्मल भारत अभियान ही अब स्वच्छ भारत अभियान के नाम से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान जो कि यूपीए सरकार ने निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत चलाया था, उसको ही उन्होंने नए नाम से चलाया, लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस की ओर से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर स्वच्छता अभियान की आड़ में वादों से पलटने का आरोप लगाया। आपको कहा कि देश को बदलेंगे, सरकार में आए तो झाड़ू पकड़ा दिया आपको, कहा कि भैया झाड़ू लगाओ। इस बीच केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के राजनीतिक पार्टियों से समर्थन की अपील पर आम आदमी पार्टी का समर्थन तो मिला, लेकिन कड़े सवालों के साथ। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी का जवाब कुछ आलोचनाओं और सवालों के साथ दिया। उन्होंने पूछा कि 2 तारीख के बाद सफाई को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र के पास क्या योजना है। केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों की हालत सुधारने को लेकर भी कई सवाल पूछे। सब लोग घंटा 2 घंटा सफाई करके घर चले जाएंगे अपने, उसके बाद कौन सफाई करेगा? उसके बाद तो यही सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे जो अभी साथ घूम रहे हैं हमारे। इनको इज्जत देनी जरूरी है, इनको सम्मान देना जरूरी है, इनकी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। दूसरी ओर बाकी विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने अंदाज में अभियान पर सवालिया निशान लगाए। विपक्ष के सवालों के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब सरकार को अपने ही नेताओं के कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अभियान शुरू हुए 1 महीना ही बीता था कि सफाई अभियान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय सवालों के घेरे में आ गए। विपक्ष को मानो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। Matters is the implementation. Swachh Bharat is not going to happen because we do photo opportunities. Not going to happen because once a year ministers pick up brooms while a whole mela watches. विरोध करने वालों का एक तबका ऐसा भी था जिसने इस अभियान की शुरुआत की जगह पर आपत्ति जताई, यानी दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान को शुरू तो कर दिया, लेकिन इस पर शुरू हुई राजनीति इसके मकसद में बाधा बनकर उभरी। हालांकि सरकार इसे राजनीति से ज्यादा देशभक्ति के सवाल से जोड़ती रही है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और स्वच्छ भारत अभियान कोई पहला अभियान नहीं है। आजादी के बाद से अब तक कई योजनाएं बनी और चली भी, और इससे ठीक पहले यूपीए सरकार में भी सफाई के लिए एक योजना बनाई गई थी। आइए देखते हैं कि पुरानी योजनाओं में क्या प्रावधान थे। स्वच्छ भारत अभियान में कई बातें पूर्ववर्ती योजना निर्मल भारत अभियान से ली गई हैं। शौचालय की व्यवस्था से लेकर निगरानी की जो संरचना बनाई गई है वो निर्मल भारत अभियान की जैसी है। स्वच्छ भारत अभियान में निजी शौचालय बनाने के लिए धन मुहैया कराने, सामुदायिक कूड़े घर की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन और लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के उपबंध पुरानी योजना से लिए गए हैं। 2 अक्टूबर को शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान से पहले भी देश में कई योजनाएं स्वच्छता को लेकर बनाई गईं।
आजादी के ठीक बाद स्वच्छता को लेकर अलग से कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई और शुरू के कई वर्षों तक स्वच्छता केंद्रीय एजेंडा में बहुत अहम नहीं रही। हालांकि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक स्वच्छता पर कोई न कोई कार्यक्रम जरूर बनाए गए, लेकिन ये किसी दूसरी योजना के साथ नथी होते रहे। सफाई को लेकर पहला बड़ा कार्यक्रम 1986 में बना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। इसमें गांव देहात में गंदगी और कूड़े कचरे से निजात पाने की रूपरेखा बनाई गई। कार्यक्रम में घरेलू शौचालय, महिलाओं के लिए विशेष शौचालय, सफाई केंद्र के अलावा ठोस और लिक्विड कचरे के निपटान के लिए व्यवस्था की गई थी। सरकार ने सफाई के मोर्चे पर काम भी किया और इसके तहत कूड़ा घर और शौचालय भी बने, लेकिन देश के बड़े क्षेत्रफल और आबादी को देखते हुए वो नाकाफी साबित हुए। 1999 में सरकार ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्ण स्वच्छता अभियान नाम की इस योजना में सबसे ज्यादा जोर सूचना, ज्ञान और जागरूकता पर दिया गया। जहां सफाई की ज्यादा जरूरत महसूस की गई, वहां ज्यादा ध्यान दिया गया, यानी आपूर्ति के मुकाबले मांग को प्राथमिकता दी गई। इसके तहत बीपीएल परिवारों को शौचालय बनाने के लिए आर्थिक मदद, सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था, सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय का इंतजाम, सूचना, संचार और जागरूकता के लिए विशेष धनराशि के अलावा ठोस और लिक्विड कचरे के निपटान के लिए व्यवस्था बनाई गई। हालांकि इसके साथ साथ पुरानी योजनाओं के तहत भी काम चालू रहे, लेकिन बीपीएल परिवारों के लिए केंद्र सरकार की पुरानी योजनाओं के अलावा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। यूपीए 2 के वक्त 2012 में पूर्ण स्वच्छता अभियान के बदले निर्मल भारत अभियान की शुरुआत हुई। इसमें भी कमोबेश उन्हीं बातों को दोहराया गया जो पिछली योजनाओं में शामिल थी, लेकिन परिवारों के बदले सामुदायिक स्वच्छता पर ज्यादा जोर दिया गया। बीपीएल के बाहर के चुनिंदा परिवारों को भी शौचालय के लिए धनराशि मुहैया कराई गई। सूचना, ज्ञान और जागरूकता के लिए धनराशि में बड़ा इजाफा किया गया। इसका 15% धन जिला स्तरीय समिति को दिया जाने लगा। निर्मल भारत अभियान के तर्ज पर ही एनडीए सरकार का नया कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान पिछले अक्टूबर में लॉन्च किया गया। दिलीप खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश विशेष। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।